अप्रोच सुनने में साधारण सा शब्द है, लेकिन मायने बहुत अहम है। किसी भी काम को करने के लिए अप्रोच ही वो रास्ता है जो बता देता है काम कैसा होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ ही दिनों में बता दिया कि मानो वो बहुत सीनियर हो और विकास की पिक्चर क्लियर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शपथ लेने के तुरंत बाद से ही सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन में हैं। बीते 24 घंटों में उन्होंने एक लंबा सफर तय कर लिया। इधर कांग्रेस को लगता है कि जनता में निराशा है, लेकिन सीएम भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। अब सवाल यह है कि सीएम के एक्शन मोड को कैसे देखा जाए। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से लक्ष्मीकांत पारीक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से पौरुष भारद्वाज जी और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मनीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। एटलीस्ट हम ये तो मार्जिन दे सकते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा की जो भी शपथ लेने के बाद से एक्टिविटीज रही हैं उसमें एक अप्रोच, एक खास अप्रोच तो नजर आ रहा है। हाँ स्वप्निल, ये तो कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से वो देखिए, हम जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब एक संशय था दिमाग में कि कभी सरकार प्रशासन को कभी संभाला नहीं है, तो आखिर किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे और क्या उनका रोड मैप रहेगा, कि कई तरह की आशंकाएं, संशय दिमाग में थी। लेकिन पिछले 10 दिन में 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी और तब से जब जो हमने अब तक देखा है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने निराश कतई नहीं किया है, बल्कि संभावनाएं जगाई हैं। और ये कहा जा सकता है कि हाँ, मतलब ठीक है, बहुत समय लगेगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा इसमें, पर फिर भी जो जिसको कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो उस तरह की कुछ स्थिति है कि ठीक ठाक अभी तक जो है उनका लगा है। 2-3 मीटिंगें उन्होंने जो की और जो संदेश ब्यूरोक्रेसी को दिया, पहली मीटिंग आईएएस ऑफिसर्स के साथ की, जिसमें उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स को साफ तौर पे कहा कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अपने आप में, क्योंकि जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है और जब ब्यूरोक्रेसी के साथ पहली मीटिंग करता है या पुलिस अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग करता है, तो सबसे बड़ा संशय ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि शायद अब हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या होगा, किस तरह से आगे चीजें चलेंगी। तो एक स्टेट ऑफ हेड की जरिए ये कहा जाना कि मैं किसी पूर्वाग्रह से या प्रेजुडिस नहीं हूँ किसी भी तरह से, किसी को भी लेकर के, ये एक बहुत सकारात्मक संदेश ब्यूरोक्रेसी में। एक और चीज है मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, जो ये शब्द कहा जाता है लंबी पारी का घोड़ा, वो कुछ कुछ इसलिए भी नजर आता है। देखिए, कोई भी बल्लेबाज जब बल्लेबाजी के लिए उतरता है तो पहले संभल कर खेलता है और फिर ताबड़तोड़ एक्शन लेता है। इसका विपरीत हमने एमपी में देखा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान इस लिहाज से अलग नजर आ रहे हैं कि संभल कर पारी खेलना शुरू किया है और जितनी भी चीजों को पकड़ा है कम से कम उसको अच्छे से पकड़ा है। ये तो साफ तौर पर दिखा। मनीष जी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही स्टेट्स में जो मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में हालांकि काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो मतलब जो काफी एक्सपीरियंस नेता है विष्णु साय, और जो मध्य प्रदेश में है मोहन यादव, वो भी 2-3 बार के विधायक हैं। दोनों जगह की परिस्थितियों में फर्क है थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जीत है, बहुत एक्सपीरियंस वाला मामला है, बहुत मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे किसी भी तरह की। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस वहां पे बहुत ज्यादा है। यहाँ का मामला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कॉन्फिडेंस का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा में गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, बहुत बड़ी जीत भी नहीं है, मतलब 115 की जीत है, हालांकि कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नंबर है, फिर भी मैं कहता हूँ कि वो मध्य प्रदेश के मुकाबले, छत्तीसगढ़ के मुकाबले बहुत बड़ी जीत नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक चीज है मैं इस पॉइंट को पिन पॉइंट करना चाहता हूं। मैं पौरुष जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बीजेपी में अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं पौरुष जी। एक तो आप कह सकते हैं गुजरात मॉडल है, एक यूपी मॉडल है, और जो भी सीएम किसी पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको किसी न किसी मॉडल से कंपैरिजन उसका किया जाता है। अब कांग्रेस को दुख किस बात का है कि भजनलाल शर्मा यूपी मॉडल पर नहीं चल रहे हैं या फिर वो किसी भी मॉडल पर नहीं चल रहे हैं? पौरुष जी। देखिए स्वप्निल जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ना, यदि आपने मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लेने के लिए जो बातें कही, यदि हम बातों की बात करें, कहावत होती है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो यदि बातें सुन के हमें खुश होना है तो एक अलग चीज है, परंतु यदि बातें, और रही बात बातों की, तो बातें तो लोग चुनावी वादे भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन यदि हम एक्शन की बात करेंगे तो देखिए अगर यदि हम एक्शन की बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल हम यदि देखते हैं, तो देखने में आता है कि कहा जाता है, कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक है, और उसके बाद में सब राजपाट और सारे काम धंधे। तो निरोगी काया के लिए तो वो वादा कर रहे हैं ना पौरुष जी।
वो तो उसी लाइन पर है जो लाइन आप चाहते थे, उसी लाइन को उन्होंने टो किया है, वो उससे विपरीत नहीं गए। आपके इंटरप्ट करने से मैं थोड़ा सा बाधित होऊंगा। मैं चाहूंगा मैं 2 मिनट आप मेरी बात सुने पूरी शांति से। मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहला सुख निरोगी काया। तो देखिए, जो निरोगी काया की दिशा में जहां पर हम राज्य को छोड़ के गए थे, इन लोगों को वहां से आगे जाना चाहिए था। परंतु बड़े दुख का विषय है कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई हमारी स्कीम RHGS और जो आम जनता के लिए शुरू की गई हमारी स्कीम चिरंजीवी। और देखिए, चिरंजीवी में एक बात और है कि चिरंजीवी योजना वो योजना थी जिसको हमने एक कंपनी की तरह आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। नहीं पौरुष जी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। मुझे आपको इंटरप्ट इस बात से करना है कि चिरंजीवी में 25 लाख तक हम चीजों को ले जाएंगे, ये तो सीएम ने साफ कर दिया ना, वो थोड़ी ना अपनी बात से मुकरने वाले हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि उन्होंने बयान दिए, वादे हैं, वादों का क्या। मैं आपको ये कह रहा हूं कि देश भर में एक बहुत बड़ी जमात को राहुल गांधी में पीएम नहीं दिखता, लेकिन पूरी कांग्रेस को पीएम दिखता है। ये तो उस तरह की बात हो गई ना। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को चाहूंगा कि डिबेट का जो टॉपिक आज के सीएम साहब के ऊपर है। यदि राहुल गांधी जी में जाएगी तो बात मोदी जी तक भी जाएगी, बात आडवाणी जी तक भी जाएगी, तो बात संघ पे भी जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, राज्य स्तरीय जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग वहीं पे रहें। तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, नेशनल टॉपिक आपको असहज कर रहा है, को 25 लाख तक लेके जाएंगे। सुनिए, आप बहुत महत्वपूर्ण, आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्वयं बहुत महत्वपूर्ण एंकर है। आपके समाचार प्लस के माध्यम से जनता तक या सरकार तक बात जानी चाहिए। जल्दी से बताइए, धर्म है कि जनता की परेशानी को जल्दी से बताइए। अब मैं कह रहा हूँ, सीएम साहब ने कहा कि हम इसको चिरंजीवी को 25 लाख तक लेके जाएंगे। परंतु आज राज्य में क्या स्थिति है, मैं सीएम साहब को आपके चैनल के माध्यम से और भाजपा के प्रवक्ता जो मेरे बड़े भाई यहाँ पारिक जी बैठे, उनके माध्यम से एक आईना दिखाना चाह रहा हूँ। आज आप SMS में चले जाइए, आप प्राइवेट अस्पताल तो भूल जाइए, आप SMS में चले जाइए जहाँ पे ऑपरेशन होने की बात है, वहाँ पे एक महीने आगे की। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया पौरुष जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और मैं खास बात ये भी बताना चाहता हूँ, हम वो तस्वीरें भी चला रहे हैं। ठीक है पौरुष जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं, मैं अब आपको रोक रहा हूं। अब आपने जिनको बड़े भाई कहा उनके पास जाता हूं मैं। और आज आपने SMS का मुद्दा उठाया, और आज SMS में सीएम साहब पहुंचे, और आप शाम होते होते देखेंगे वहां पर एक्शन भी हुआ। जो भी अव्यवस्था मिली उन पर गाज गिरी है, ऑर्डर्स जारी हो गए सर। मैं समझ रहा हूं, आपकी बात आ गई। अब लक्ष्मीकांत जी को भी मुझे ले लेने दें। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस के रिएक्शंस पर 2 खास स्पेसिफिक रिएक्शंस है। एक तो जो अभी पौरुष जी ने कहा, दूसरा जो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भाई 22-23 दिन से अब जनता में निराशा आ गई है। मैं कह रहा हूं कि लोन वुल्फ ही होता है, वो आगे जाकर लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगा। लेकिन फिलहाल क्या लगता है आपको कि क्या तार्किक है ये दोनों बातें जो कांग्रेस कर रही है? जी, कांग्रेस जिस प्रकार बातचीत कर रही है, मुझे लगता है, कल भी मैं किसी चैनल पर था भाई, मैंने आज कहा और आज फिर कहता हूँ कि कांग्रेस जिस प्रकार की बातचीत करी है, मुझे लगता है कि राजस्थान के से इतिहास से जुड़कर देखती है। मैं फिर कहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि जिस प्रकार से एक सीधा सरल व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, जिसको संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है, कांग्रेस पर प्रश्न खड़ी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस प्रश्न इसलिए खड़ी कर रही है क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी का एक संघर्ष ये राजस्थान की जनता ने 5 सालों पूर्व देखा है। जिस प्रकार से सचिन पायलट जी के अंदर ये था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और अशोक गहलोत जी उनकी जगह पहुंच गए, तो इस एक के मुगली संघर्ष इस राजस्थान में हुआ। सड़कों पर जलते टायर राजस्थान की जनता ने देखे और होटलों में कैद विधायक भी देखे। नहीं, पर अभी राजस्थान क्या देख रहा है? अभी राजस्थान क्या देख रहा है? नहीं, पौरुष भाई, बोलेंगे फिर बोल नहीं पाएंगे। पौरुष भाई बिल्कुल नहीं बोले दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए। पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए। नहीं, लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं 2 मिनट। पौरुष भाई प्लीज रुकिए। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, राजस्थान ने, अरे नहीं सुनिए ना, बाबर से बड़ा प्रेम है, अकबर से बड़ा प्रेम है आपको, औरंगजेब से बहुत प्रेम है आपको। लक्ष्मीकांत जी प्लीज 2 मिनट, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि लोगों ने वो देखा, मैं ये पूछ रहा हूं लोग आज क्या देख रहे हैं, या लोग 3 तारीख से क्या देख रहे हैं? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए 10 दिन हुए। इस दिनों के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने मोदी की 10 गारंटियों की गारंटी बात की, जनता ने पर विश्वास किया। मान के चलिए जो मोदी जी ने कहा है वह गारंटी संपूर्ण रूप से हम धरातल पर उतारेंगे, चाहे 4 तो 25 सिलेंडर देने का। लेकिन आज सीएम साहब ने कहा कि जो कांग्रेस की योजनाएं हम उन्हें बंद नहीं करेंगे, हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। उन योजनाओं के लिए आप ये कहते थे कि वो बहुत पैसा मांगती हैं, पैसा आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, किस रूप में? भारत का पैसा लगाकर चिरंजीवी योजना बना देने से, आयुष चिरंजीवी राजस्थान सरकार की योजना नहीं।
भामाशाह योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी कर दिया हो, तो भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा सरकार की योजना थी जिसे आगे बढ़ा काम निश्चित रूप से करेंगे। नहीं, लेकिन अब अन्नपूर्णा योजना अब की जैसे बात करते हैं, पैसे हमने अन्नपूर्णा किया, आपको इंदिरा गांधी मैं एक बात कह रहा आपकी हूँ, माता इंदिरा देखिए गांधी देखिए थी, दो आपके सेकंड ऊपर दो दावा सेकंड दिया। एक तो हम चीज उसे है, क्यों बंद करेंगे एक सिंपल भाई? सा पॉइंट है, योजनाओं को हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें दो बातें होती हैं, एक या तो हम उसी रूप में या उसको और बेहतर बनाकर उतने ही फोर्स के साथ उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, या फिर ये भी तो होता है कि हम योजना चलने देंगे, पड़े रहे कोने में। योजनाओं को और अधिक गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चिरंजीवी योजना का नाम आपने बदल दिया, भामाशाह का नाम बदल के चिरंजीवी कर दिया होगा, ठीक है। आयुष्मान के पैसे का उसमें उपयोग किया होगा, लेकिन हम संपूर्ण रूप से उस योजना को पूरे लागू करेंगे। अब आज मुख्यमंत्री जी का एक्शन देखिए, आज एसएमएस गए, संपूर्ण व्यवस्था संभाला है, ठीक है। आज मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से राजस्थान के संपूर्ण मुद्दों को लेकर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आईएएस की मीटिंग के अंदर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब कहा कि तक देखिए, एक स्वप्निल जी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं, जब कभी सरकारें बदलती है ना, तो आईएएस और आरएएस जो लॉबी होती है उसमें ट्रांसफर का डर पैदा हो जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली मीटिंग में कहा कि अब मैं पूर्वाग्रह के नहीं हूं, इसे किसी को डर की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग तो अधिकारी अधिकारी होता है, कुछ लोग उसके लिए राज होता है, कांग्रेस का राज हो या भाजपा का शासन हो, आप भी अधिकारी तो जानते वही हैं काम कुछ करते हैं चेहरे जो तो सरकार की नीति कुछ होती चेहरे है। तो मुख्यालय में अटैच किए गए, कुछ चेहरों को तो एपीओ किया गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए ये तो व्यवस्था होती है। हाँ ठीक है, मैं अब मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए सबसे बड़ा टेस्ट कब होगा एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, आज से 100 दिन बाद। मनीष जी मैं बताता हूं कैसे। आपने शिक्षा विभाग को एक डेडलाइन दी है 100 दिनों की और एक टास्क उन्हें दिया है, उससे ये पता चल जाएगा कि विभाग के लेवल पर या सरकारी कर्मचारियों के लेवल पर सीएम भजनलाल शर्मा को कितना सीरियस लिया जा रहा है। ये उनकी सीरियसनेस है कि उन्होंने 100 दिन का समय दिया है। अब विभाग की सीरियसनेस और विभाग इनको कैसा ले रहा है वो 100 दिन में पता चल जाएगा। गलत कह रहा हूं मैं मनीष जी? देखिए निश्चित रूप से ये बात तो 100 दिन बाद पता चली जाएगी, और 100 दिन भी क्या बल्कि जब हम ये कार्य योजनाएं देखेंगे कि उनमें कितना दम है या कितनी सीरियसनेस से वो ये कार्य योजनाएं 100 दिन की जो है वो तैयार की गई हैं, उनसे भी बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। जैसे शिक्षा विभाग ने बात कही कि हम तबादला नीति की बात करेंगे, या और जो दूसरी तरह की बातें कही है, महात्मा गांधी स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं कि 100 दिन में क्या हो सकता है, कितना अचीवेबल है और कितना सीरियसली उनको बनाया गया है, इनसे भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। 100 दिन बाद तो खैर हम देखेंगे ही, जब 3 महीने हो चुके होंगे सरकार, तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इवैल्यूएट भी करेंगे। जो मुझे लगता है 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जो एक तो जो थोड़ी बहुत दिक्कत है मुझे लग रहा है वो यही है कि 10 दिन बाद भी, मतलब 10 दिन तो हम मुख्यमंत्री के शपथ के बाद गिन रहे हैं, 20 दिन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो मंत्रिमंडल को लेकर के जिस तरह की स्थिति बनी है, ये कम से कम एक थोड़ा सा संशय पैदा करती है। नहीं, लेकिन क्या वो भजनलाल शर्मा के रास्ते का रोड़ा बन रहा है? क्या वो फैक्टर भजनलाल शर्मा के रास्ते का रोड़ा बन रहा है? कौन सा फैक्टर? ये कि मंत्रिमंडल अब तक नहीं बना। हाँ निश्चित रूप से, देखिए क्या होता है, ये 2 चीजें होती है। मुख्यमंत्री अपने स्तर पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन टीम तो उनको चाहिए। ठीक है, टीम उनको चाहिए, प्लस ब्यूरोक्रेसी भी नीचे से निर्देश। ठीक है मनीष, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। देखिए बीजेपी में किसी को भी आगे बढ़ाया जाए उसके पास बहुत से अट्रैक्टिव ऑप्शंस होते हैं। एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हुआ करता था गुजरात मॉडल, जिसकी अभी उतनी बात नहीं होती, लेकिन दूसरा अट्रैक्टिव ऑप्शन है उनके पास यूपी मॉडल। भजनलाल शर्मा की कार्यप्रणाली से मुझे नहीं लगता कि वो किसी मॉडल के दबाव में है। अभी तक की कार्यप्रणाली तो ऐसी नहीं लगी है कि किसी तरह का मॉडल वो अपना रहे हैं। जो हमने मध्य प्रदेश में होते देखा, जो हमने छत्तीसगढ़ में देखा, जो दूसरी जगहों पर होते देखा, सेपरेट लकीर बनाना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होता, उतना एग्रेसिवली या उस तरह के डिसीजन हमने यहाँ पर नहीं देखे हैं कि एकदम से चमत्कारिक डिसीजन हो गए या कि बहुत ही पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ डिसीजंस हो चुके हैं, ऐसा हमने होते नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी एक स्टार्ट है, स्लो है बट स्टडी है, और यदि इसी तरह की रहती है तो ज्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि बजाय आप चौके छक्के मार के थक के बैठ जाए और यदि 2-3 रन ये भी एक है। ठीक है पौरुष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पौरुष जी, मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ना मेरी बात को या तो आप इशारा समझ लेंगे या मैं क्लियर ही बोल दूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस हड़बड़ा रही है? और देखिए मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक बहुत अच्छा जीवन देकर गए थे और बीजेपी किसी के जीवन को सड़ा रही है, तो आपका दिया अच्छा कम से कम उन्हें 3 महीने तक तो खींच सकता है ना सर?
नहीं देखिए, परेशान होने वाली बात तो, इस शब्द आपका भी शब्द गलत है एक्चुअली। भारत में लोकतंत्र और जनादेश ने जब हमें विपक्ष से बैठाया, भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी दी है, तो हमें ये बात पता है कि सरकार 5 साल पूरा चलेगी। अब ये रो करके चलेगी या लोगों को रुला करके चलेगी, वो एक अलग बात है, वो 5 साल बाद का सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी बात मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो चिरंजीवी वाली बात थी, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर आज गए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बातें करना अलग बात होती है, एक्शन अलग बात होती है। मैं इस बात को आपके माध्यम से एक आलोचना नहीं करते, सुझाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मार्फत और आपके तल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि चिरंजीवी योजना में बड़े ऑपरेशन इस समय सरकारी अस्पतालों में नहीं हो रहे हैं। अगले महीने की डेट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार की पॉलिसी क्लियर नहीं है। आप कृपया करके जिसको हार्ट का जो मरीज है या फिर कोई इमरजेंसी का मरीज है जिसको ऑपरेशन 5 लाख की 10 लाख की 15 लाख की लागत लगती है, निजी फिर मैं दोबारा आ रहा हूं। पौरुष जी आज के पहले कंफ्यूजन था। पौरुष जी आप ही की बात, मैं आप ही की बात पर क्लैरिटी चाहता हूं ना सर, मैं आप ही की बात पर क्लैरिटी चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं, लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट में। पौरुष जी मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आज दोपहर तक अस्पतालों को किसी तरह का कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन दोपहर में सीएम भजनलाल शर्मा के बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि अब शायद कोई कंफ्यूजन बचा होगा। और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या रिएक्शन देने में या आलोचना करने में कांग्रेस हड़बड़ा रही है? नहीं, देखिए हम तो विपक्ष का रोल, हमारा जो संविधान प्रदत्त हमारा रोल है, उसको निभाने के लिए निश्चित तौर पे हम लोग तैयार बैठे हैं। और दूसरी बात, आप ही के चैनल पे जिस समय मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाई जा रही थी और आपके साथ ही शायद मैं आपके स्टूडियो में बैठा हुआ था और आपने पूछा था कि आप लोग इसको किस प्रकार देख रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बिल्कुल सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। और जहां अच्छे बिंदु के वहां पे सरकार को सुझाव देना भी हमारा संवैधानिक प्रदत्त अधिकार। पौरुष भाई उस दिन तो आपने ये कहा था, लेकिन अगले दिन भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो पूरी तरह से आपकी बात को नकार देते हैं। स्वप्निल जी, जो बड़ी बात, ये सरकार 2 प्रमुख बिंदुओं पे कह करके आई। एक तो महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार आई, दूसरी बात ये पेपर लीक की बात कह करके आई। इस सरकार के बनने के तुरंत बाद अब तक कितने बलात्कार हो गए, दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो गया, अब तक उन पर कोई ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, ये पेपर लीक की बात हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, इनकी सरकार आती तो बोर्ड के पेपर लीक हो गए। मैं जब पूछना चाहूंगा कि क्या एक्शन किया आपने? हमारे यहाँ पे 6 घंटे से 16 घंटे में अपराधी गिरफ्तार होते थे। ठीक है। अब लक्ष्मीकांत जी को जवाब देना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के, एनसीआरबी के सुने, वो एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के हैं सर। भारतीय जनता 5 साल तक विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के हमें बहुत घेरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2022 के एनसीआरबी के आंकड़े चुनाव के दूसरे दिन जारी क्यों हुए? हम जब संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, उस टाइम पे अगर आए होते तो वो तो और आपके खिलाफ जाता ना सर। वो आंकड़े भी तो बहुत अच्छे नहीं है। राजस्थान के ठीक है पौरुष जी, दिल्ली शहरों में, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। पौरुष जी, मेरे बड़े भाइयों ने, पौरुष जी रुक जाइए, पौरुष जी अब तो रुक जाइए, अब उनको भी मौका दीजिए। ठीक है पौरुष जी अब रुक जाए प्लीज 2 मिनट रुक जाएं पौरुष जी। अब पौरुष जी अब 2 मिनट रुक जाएं आप, मेरे को लक्ष्मीकांत जी के पास जाने दें। लक्ष्मीकांत जी, मैं देखिए कांग्रेस ने क्लियर कट कैटेगोरिकली उन्होंने अपने पॉइंट्स को रख दिया है। मैं उसमें 1-2 घटनाएं और जोड़ सकता हूं, जैसे 3 पुलिसकर्मियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगना, उसके बाद उन 3 पुलिसकर्मियों का फरार हो जाना, मैं इस टाइप की चीजें और जोड़ सकता हूं। तो क्या मंत्रिमंडल का अब तक नहीं बन पाना सीएम भजनलाल की रफ्तार को रोक नहीं रहा है? ऐसा नहीं, माननीय सीएम भजनलाल जी पूरे एक्शन के साथ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं राजस्थान में घटित हुई है। पिछले 10 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से अधिकारियों के ट्रांसफर्स भी होते हैं और जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति कांग्रेस ने खराब कर रखी थी। देखिए इमारत का जर्जर हो जाना, उसको ध्वस्त करने में समय लगता है। निश्चित रूप से सोचने का समय आप हमें दीजिए। नहीं, लेकिन आपके आने की आहट को तो कुछ करना चाहिए था। संपूर्ण व्यवस्था ठीक करने का हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। लेकिन आपके आने की आहट को कुछ तो करना चाहिए था। जैसे बीजेपी जैसे ही चुनावों में जीती, उसके बाद गोगामेडी का हत्याकांड होता है। मैं ये कह रहा हूं अपराधियों में बीजेपी आ गई है, ये खौफ तो होना चाहिए था ना, वो नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? रूप से एक खौफ है, आप इसे माने नहीं माने। यदि 10 दिन की घटना और 10 दिन की कांग्रेस सरकारी घटनाओं के तुलनात्मक रूप से वर्णन करना चाहूंगा तो फिर आप कहेंगे मैं न्याय नहीं कर रहा। लेकिन आप चुनाव के पहले के 10 दिन को ले लीजिए, चुनाव के बाद के 10 दिन को ले लीजिए, घटनाओं की संख्या की प्रवृत्ति देख लीजिए, घटना कितनी बड़ी हुई थी उस समय और अब कितनी कम हुई, घटनाओं की इंटेंसिटी पे तो हम बहस नहीं करेंगे। अब यदि आप इन सब बातों करें, 10 दिन में आप वो रिजल्ट लेना चाहें जो 5 साल तक जिन्होंने सचिवालय में नहीं बैठे और होटल बैठकर शासन चलाया और राजस्थान की कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई, लेकिन ये लेकिन लक्ष्मीकांत जी एक पॉइंट तो बना रहेगा ना कि यही कुछ समय जो आपको चाहिए उसमें और तेजी दिख सकती थी अगर मंत्रिमंडल बन जाता। अकेला बल्लेबाज कितनी बार मैच जिता सकता है, आप खुद बताइए। देखिए
निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल बनना चाहिए, तो मंत्रिमंडल बन रहा है। मंत्रिमंडल बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक अधिकार है। उस पर निश्चित रूप से राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल को, संपूर्ण समाज को और संपूर्ण वर्गों को ध्यान रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मंत्रिमंडल निश्चित रूप से 2-4-5 दिन बना लेंगे, 2-3-4 दिन बना लेंगे। लेकिन राजस्थान के मंत्रिमंडल का काम रुक रहा हो ऐसा नहीं। तो क्या उस खबर में कोई सच्चाई है? जो ये कहा जा रहा था कि राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, 27 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, क्या इसमें कुछ अच्छे से बता सकते हैं आपको? अच्छा ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, मेरा विवेकाधिकार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधिकार है। ठीक है, इस पर निर्णय ठीक है। मनीष जी, मैं फिर दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली टेबल पर आ गए और पूरी डिबेट को आपने भी सुना है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो थ्रू आउट किसी तरह के मॉडल का दबाव न होना और मंत्रिमंडल का अब तक नहीं बन पाना और उस पर कांग्रेस का आपत्ति लेना, ये सब क्या जल्दबाजी है या फिर अब वो समय आ गया था कि हाँ अब आप आंसरेबल हैं, आपसे आंसर्स मांगे जाने चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी की तो होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम नए हैं या हम पुराने हैं, या इस चीजों में तो नहीं जाया जा सकता ना। देखिए स्वप्निल, मंत्रिमंडल के मामले में तो निश्चित रूप से आंसरेबल है बीजेपी, क्योंकि 20 दिन का समय या 10 दिन का समय लगना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से लेजिटिमेट कहा जा सकता है। आपके पास एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। यदि हम बीजेपी कांग्रेस की तो कांग्रेस से तुलना करें, पिछले समय के कांग्रेस से तुलना करें, तो मुझे याद आता है कि 17 दिसंबर को शपथ हो गई थी और 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली थी, 27 दिसंबर को विभाग बंट गए थे। तो आज 3 तारीख को ये सत्ता परिवर्तन हो गया और अभी 24 तारीख या 27 तारीख को तो हम अभी शपथ की चर्चा सुन रहे हैं, अभी मतलब कंफर्म नहीं है, सुन रहे हैं कि शपथ हो सकती। तो मुझे लगता है कि ये इस मामले में तो निश्चित रूप से आंसरेबल है और इनको जवाब देना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। कोई कारण नहीं दिखता है, कोई लेजिटिमेट कारण नहीं दिखता है इस देरी का। तो ये होना चाहिए था 15 दिसंबर को जब शपथ हो गई थी, तो हार्डली 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए था। बल्कि साथ साथ भी होता तो बहुत अच्छा लगता, कम से कम सरकार तुरंत काम शुरू कर सकती थी और ये बहुत जरूरी है। देखिए सिर्फ अकेला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, 2 मुख्यमंत्री, उनके पास भी अभी तक कोई विभाग नहीं। तो जब तक विभागों का आवंटन नहीं होगा, सिस्टम हमारे यहाँ ये है कि हर फाइल मंत्री के स्तर तक जाती है अप्रूवल के लिए। तो जब मंत्री के स्तर तक अप्रूवल के लिए जाएगी और यदि मंत्री ही नहीं है तो फिर कहां से काम होगा, किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज है, इस मामले में तो निश्चित रूप से बीजेपी को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर 10 दिन का समय लगने का कारण क्या है, जबकि कोई लेजिटिमेट रीजन नजर नहीं आता। ठीक है, और ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये जो देरी है ये बहुत दिक्कत वाला काम है, इसको तुरंत खत्म करना चाहिए और इस काम को तुरंत शुरू करना चाहिए। यदि आपने 100 दिन का समय लिया है जनता से, आपने 100 दिन का समय अधिकारियों को दिया है, यदि 10 दिन हम सिर्फ इस बात में निकाल देंगे, फिर 10 दिन बाद मान लीजिए अभी मंत्री बनेंगे, फिर वो मंत्री बनने के बाद 10 दिन उनको चीजों को समझने में भी लगेगा। तो फिर ये चीजें क्या है कि अल्टीमेटली 1 महीना निकल गया आपका सरकार में आए हुए। ठीक है, कब काम शुरू होगा? 19 जनवरी से आपको विधानसभा में जाना है, विधानसभा लगेगी पूरी, तो तब क्या जवाब देंगे, किस तरह से काम होगा? जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि कुछ नए चेहरे भी अब की बार विधानसभा में मंत्रिमंडल में दिखेंगे। तो जब नए चेहरे जब तक उन चीजों को समझेंगे नहीं तो विधानसभा में किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, शुक्रिया मनीष जी, इस देरी के बारे में लक्ष्मीकांत जी, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बाकी तो जनता को डिसाइड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।